नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूं कंप्यूटर के 25 MCQs। इसी का सीरीज़ अभी मैं लगातार आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत होता रहूँगा। अभी आप लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो है सहकारिता विभाग से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसकी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने अभी तक फॉर्म भर लिया होगा, क्योंकि आज लास्ट डेट है। अब ये हम पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सहकारिता विभाग की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें आपका 25 नंबर का क्या आने वाला है, सहकारिता से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें से बैंकिंग रेगुलेशन के बारे में भी पूछा जाएगा, जो कि 25 नंबर का रहने वाला है। सेकंड जो आएगा वो क्या रहेगा, आपका कंप्यूटर रहेगा। कंप्यूटर से आने वाले हैं 15 नंबर के क्वेश्चंस। तो आप जब उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं, तो आप किसी भी व्यापम का अगर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें या प्रीवियस एग्जाम को देखें तो कम से कम 10 नंबर, कम से कम है 10 नंबर और मैक्सिमम 20 से। और हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे होंगे, अगर लगे होंगे अभी भी आस में, इस उम्मीद में है जो कि आ सकता है, तो उसमें 50 नंबर का आने वाला है। तो ये आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा और भी बेनिफिट देगा। अब मैं बता रहा था आप लोगों को कि 15 नंबर का ये पोर्शन रखेगा अपने आप में, क्योंकि 25 नंबर का जो है वो आपका सहकारिता विभाग से संबंधित प्रश्न पूछने वाला है। तो 25 के बाद सेकंड 15 नंबर का जो कंप्यूटर आएगा, ये आपका सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है बाकी सभी चीज़ों में। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। ये तो सभी के लिए नया है, सभी इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो पुराना चीज़ है, जो पहले से पढ़े हुए हैं, वो इसमें और भी ज़्यादा अच्छे से पकड़ बना कर रखें। और इसी को और भी अच्छे तरीके से आपकी तैयारी को अच्छा तरीके से करने के लिए मैं MCQ लेकर आप सभी के लिए आया हूँ। और ये MCQ मैं कभी भी अपने वीडियो में नहीं बोलता कि आपको MCQ करने से आपके सारे जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आपको अगर कभी भी किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, जब तक आप उसका पूरा डिटेल में पढ़ाई नहीं करते हैं तब तो वो कभी भी क्लियर नहीं होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी कंप्यूटर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें, और इसके लिए हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स लाया गया है, सहकारिता से संबंधित, बहुत ही कम प्राइस पर रखा गया है। आप उसे जाकर परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, जिन बच्चों ने पहले से कोर्स खरीद रखा होगा और जिनको चाहिए होगा कि हम केवल और केवल सहकारिता पढ़ें, तो उनके लिए भी केवल और केवल सहकारिता का जो संबंधित पोर्शन है उसके लिए भी अलग से कोर्स रखा गया है। उसको आप परचेस करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। अब हम 25 क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, तो सभी शुरू हो जाइए, करते हैं। आप अपना आंसर जो भी देख रहे हैं लगातार कमेंट में करते जाइएगा। मैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल कराऊंगा, तो जो भी साथ में देखते चलेंगे वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा और अपने आप का आकलन कीजिएगा कि सही हो रहा है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। अब कंप्यूटर के बारे में आप सभी जानते होंगे, आज की जनरेशन के जितने भी हम लोग हैं, हमको सभी को पता है कि कंप्यूटर क्या चीज़ होती है। कंप्यूटर, अब यहाँ पर पूछा गया है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब कंप्यूटर अपने आप में मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। वैसे तो देखा जाए तो मोबाइल भी एक कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाता है। एक जो
क्या बोलना चाहिए कि पाम टैबलेट बोला जाए, टैबलेट बोला जाए, या फिर बोल सकते हैं लैपटॉप, ये सारे भी कंप्यूटर है। लेकिन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। 3 में क्या? तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और हमसे यही पूछा गया कि हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग क्या होता है। अब ये हाइब्रिड, एनालॉग को तो पता ही होगा, जो एनालॉग सिग्नल को कैप्चर करे, उसको इनपुट के रूप में ले और एनालॉग आंसर में देता है। डिजिटल में क्या है? डिजिटल सिग्नल्स को लेता है और हमको मॉनिटर पर आंसर देता है। ठीक है, एनालॉग में हमें खुद से देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, इसमें डायरेक्ट आपका डाटा निकल कर आ जाता है। हाइब्रिड में क्या है? दोनों प्रकार का, ये एनालॉग सिग्नल को भी लेता है, डिजिटल सिग्नल को भी देता है, और जो अपना ये आउटपुट देगा वो भी एनालॉग और डिजिटल दोनों के फॉर्म में देता है, इसलिए इसे हाइब्रिड बोला जाता है। हाइब्रिड मतलब ये होता है कि एक से अधिक प्रकार की चीजों को एक साथ मिलाकर बनाया गया, तो ये है एनालॉग, डिजिटल दोनों को मिलाकर बनाया गया हाइब्रिड। ये क्लियर हो गया। तो अब ऑप्शन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है? तो देखो, कंप्यूटर का तो आजकल हर जगह उपयोग होता है, लेकिन स्पेशली जब हाइब्रिड कंप्यूटर की बात की जाए तो जहाँ भी बड़े बड़े व्यवसाय हों, बड़े बड़े क्या बोलना चाहिए कि एक बिजनेस चलाते हों, वहाँ पर ही इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए अफोर्डेबल तो होगा नहीं। कंप्यूटर में जो एनालॉग है वो तो लगभग अब देखने को कहीं नहीं मिलता, डिजिटल सभी के घर में देखने को मिल जाएगा। आपका मोबाइल भी एक प्रकार का डिजिटल कंप्यूटर ही है। ठीक, अब हाइब्रिड जो है बड़े बड़े फॉर्म्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है बड़े उद्योगों में, व्यवसाय फर्म में और चिकित्सा के क्षेत्र में, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो बड़े उद्योगों में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, व्यवसाय में भी पड़ती है, और चिकित्सा के क्षेत्र में भी हाइब्रिड कंप्यूटर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डेटा, डेटा का एक वचन क्या है? डेटा का एक वचन क्या है? ये इंग्लिश के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बताइए ये सिंगुलर वर्ड है तो इसका प्लूरल क्या होगा, ये प्लूरल वर्ड है तो इसका सिंगुलर क्या होगा। सेम एज इट इज है जो डेटा वर्ड है, ये इंग्लिश में पूछ सकता है, तो इंग्लिश में भी ये काम आ जाएगा और आपके कंप्यूटर से भी रिलेटेड है। डेटा क्या होता है? जो भी चीजें हम कंप्यूटर को देते हैं वो क्या होता है? एक डेटा के फॉर्मेट में ही होता है। ठीक, अब इसी के बारे में पूछा है कि इसका एक वचन क्या होगा। डेटम, डॉट, डाटा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले डॉट की बात करें तो डॉट क्या होता है? ये डॉट है, जैसे .com लिखते हैं तो सामने में डॉट लगाते हैं, यही डॉट है। डाटा क्या है? ये हम लोग रिलेटिवली यूज कर लेते हैं वर्ड को डाटा करके, यही डेटा ही डाटा कहलाता है और कुछ नहीं होता। डेटम जो वर्ड होता है वो सही है, इसका एक वचन डेटम ही होता है। डाटा अपने आप में बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है डाटा, या छोटी से लेकर बड़ी बोल सकते हैं, लेकिन उस डाटा को भी बनाने के लिए जो छोटी छोटी और इकाइयां लगती, यूनिट्स लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डेटम। तो डेटा का एक वचन क्या हो जाएगा? डेटम। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ हो आप लोगों को। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? यूपीएस का विस्तृत रूप क्या है? यूपीएस, अब इस तरीके के जो फुल फॉर्म वाले हैं क्वेश्चंस आपको देखने को कंप्यूटर के एग्जाम में, कंप्यूटर के पेपर में, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। जो भी कंप्यूटर का सेक्शन रहता है वहां पर फुल फॉर्म का 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मैं लेके आया था, क्या? यूपीएस। यूपीएस, यूपीएस ये क्या होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सर्विस और यूनिवर्सल पावर सेविंग। तो ये है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका यूज आप लोग अधिकतर दिखे होंगे, अगर आप जैसे कि हम लोग ये स्मार्ट बोर्ड यूज करते हैं, तो इस स्मार्ट बोर्ड को जो पावर हम लोग चाहे तो डायरेक्ट स्विच से भी दे सकते हैं, स्विच बोर्ड से, बट इसको हो सकता है कि लाइटनिंग स्ट्रोक जो है, जो बिजली कड़कना हम लोग जनरली यूज करते हैं, तो उस दौरान क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो और इसको डैमेज ना पहुंचे, इसलिए एक मशीन का यूज करते हैं, उसे बोलते हैं यूपीएस। वो यूपीएस क्या करता है, थोड़ा सा उसमें इन्वर्टर का भी काम हो जाता है, और वो इसको जो अचानक से आने वाली जो सिग्नल्स होती हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स होते हैं, इसको डैमेज होने से बचाता है। इससे इलेक्ट्रिक शॉक से डैमेज होने से इसको हो गया, कंप्यूटर्स को हो गए, बड़े बड़े उपकरण को हो गए, बचाता है कौन? यूपीएस। तो ये अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, डायरेक्ट लाइट ऑफ हुआ और हो सकता है अचानक आ जाए तो ये डैमेज हो सकता है, तो इसमें ये काम करता है। लाइट अचानक गोल हुआ या लाइट ऑफ हुआ तो भी यूपीएस के थ्रू किसी भी उपकरण को या फिर मशीन को क्या पावर मिलते रहेगा और उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं होगी। ठीक, तो ये काम में आता है। काम भी मैंने बता दिया, लेकिन हमें पूछा क्या था, बस उसका फुल फॉर्म। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सीपीयू क्या है? सीपीयू क्या है? तो सीपीयू आप लोग सभी को पता है, कंप्यूटर के एक बहुत ही मुख्य अंग होता है या पार्ट होता है। तो सीपीयू देख सकते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस तो नहीं है ये, क्यों? क्योंकि ये तो खुद इनबिल्ट होता है कंप्यूटर, इसके बिना कुछ नहीं है। आउटपुट डिवाइस भी नहीं हो सकता,
प्रोसेसिंग डिवाइस, हाँ ये आपका सही आंसर होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस। क्यों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म ही आप देखें तो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस मतलब क्या, हम कोई भी इनपुट जो देते हैं वो इनपुट ये क्या करता है, अपने जो भी कंपाइलर असेंबली के माध्यम से, असेंबलर के माध्यम से उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। उस जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने के बाद क्या करता है, उसका प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। तो ये प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस नहीं होता, इसके अंदर स्टोरेज डिवाइस लगे होते हैं, जैसे कि हम लोग रैम के बारे में, एचडीडी के बारे में जो पढ़ते हैं, रोम के बारे में पढ़ते हैं, कैश मेमोरी रजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, ये सभी क्या है, स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो सीपीयू क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह खाली स्थान स्टोर की जानी चाहिए, मतलब कहाँ स्टोर की जानी चाहिए। मुख्यतः क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर प्रयोक्ता मतलब आप, अगर आप यूजर को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत होती है तो यह खालिस्तान में स्टोर की जानी चाहिए। तो ऑप्शन क्या क्या है आपका, सीपीयू, रैम, सेकेंडरी स्टोरेज, और एक ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, सीडी। ठीक है, मैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी यहां लिख लेता हूं, सीडी। तो बताइए कहां होगा, तो ये कहां होगा, सीपीयू में होगा क्या, नहीं। सीपीयू तो प्रोसेसिंग डिवाइस है, हमने पढ़ लिया। रैम में होता है, क्यों, क्योंकि रैम का फुल फॉर्म ही क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब तत्कालिक रूप से हम किसी भी सूचना को पढ़ना चाहते हैं या इसका यूज करना चाहते हैं तो कहां पर यूज कर पाते हैं, हम रैम से यूज कर पाते हैं। तो तत्काल सूचना उपलब्ध कहां होती है, रैम में होती है। और एक इस प्रकार की मेमोरी होती है, स्थायी या अस्थायी, ये सभी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है। फिर सेकेंडरी स्टोरेज, तो ये सेकेंडरी स्टोरेज है, इसमें तो हम अपने द्वारा प्राप्त, मतलब कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त जो आउटपुट है उसको स्टोर करके रखते हैं, यार अपने डाटा को स्टोर करके रखते हैं, डेटा को। सीडी क्या होता है, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कहीं पर भी मैं जहां पर भी फुल फॉर्म बताते चल रहा हूँ उन सभी को याद करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, और एक्स्ट्रा अगर इनमें से किसी भी की कैरेक्टरिस्टिक्स में बता देता हूँ तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। इसमें बोला निम्नलिखित में कौन सा डेटा हायरार्की का आरोही क्रम है। तो हायरार्की मतलब ऊंचे से नीचा, हायरार्की मतलब क्या होता है, मान के चलो एक स्टाफ है तो स्टाफ में जो सबसे ऊपर है, फिर उसके कोई नीचे, फिर उसके कोई नीचे, फिर उसके कोई नीचे है, ठीक है। तो ये हायरार्की होता है, क्रम समझ लो। अब उसको क्या जमाना है, आरोही क्रम में जमाना है। आरोही मतलब क्या, बढ़ते क्रम में। अवरोही मतलब क्या, घटते क्रम में, ठीक है। ये बढ़ते क्रम हो गया। आरोही तो आ बड़ा मात्रा आ रहा है, तो हमेशा जो इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम को जिनको परेशानी होता हो तो आ में क्या मात्रा है, बड़ा मात्रा, बड़ा मात्रा मतलब बड़े की ओर जाना है। और अवरोही, अवरोही में क्या है, छोटा मात्रा है, अ पहला वर्ण है, तो ये नीचे की ओर आएगा, छोटा है इसलिए, ठीक है। तो आरोही क्रम में हमें अभी जमाना है, आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो देखो ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, सभी कंफ्यूजिंग ही लगेंगे आप लोगों को, बाइट, बीट, फाइल, रिकॉर्ड, डेटाबेस, फील्ड, इसी तरीके के 4 ऑप्शन है। तो देखना इसमें हमेशा एक याद रखना, मैं आरोही क्रम में ही बताते चल रहा हूँ, छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, बढ़ते क्रम में हमें जाना है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, एक बीट होता है, बीट होता है, आप सभी पढ़े हैं। बीट से मिलकर क्या बनता है, बाइट, ये भी आप लोगों को क्लियर है। अब बाइट के आगे जाना, देखना बाइट एक वर्ड होता है बाइक, बाइक जानते हैं आप लोग, व्हीकल होता है। अब उस समझ लेना, बाइक में बैठकर आप कहाँ जा रहे हो, फील्ड पे जा रहे हो, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, फील्ड। इस कहानी को याद रखते चलना जो मैं बता रहा हूँ, फील्ड। फील्ड के बाद आप कहाँ जाओगे, फील्ड में जाओगे तो किसी काम से ही जाओगे, तो कौन से काम के लिए जा रहे हो, रिपोर्ट के लिए, रिपोर्ट लेने के लिए। तो रिपोर्ट सभी का कलेक्ट करने के लिए आप जा रहे हो, ठीक। तो क्या हो गया, बीट, बाइट, फील्ड, रिपोर्ट। रिपोर्ट को कभी कभी यहाँ पर रिकॉर्ड भी लिया जाता है, तो रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। रिपोर्ट और रिकॉर्ड एक ही चीज होता है, तो रिकॉर्ड के लिए हम लोग जा रहे हैं। रिकॉर्ड के बाद आप देखेंगे, रिकॉर्ड को आप किस में रखोगे, फाइल में रखोगे। अब आप गए, आपने रिकॉर्ड लिया, रिकॉर्ड को आप किस में रखोगे, किसी ना किसी चीज में रखोगे, तो किस में रखोगे, फाइल में। और फाइल में रखने के बाद जब आप वापस आओगे तो आजकल क्या फाइल के रूप में ही या हार्ड कॉपी के रूप में चीजों को रखा जाता है क्या, नहीं, सभी चीजों को किस में डाला जाता है, कंप्यूटर में, क्योंकि वहां सेफ है। तो कंप्यूटर में रखेंगे, तो कंप्यूटर में क्या बनाएंगे, अब इस फाइल का डेटाबेस बनाएंगे, क्या, डेटाबेस। डेटाबेस, तो इसको याद रखना है आपको, ये है इसका घटते क्रम से लेकर बढ़ते क्रम की ओर। तो बढ़ते क्रम में हमने आरोही क्रम में जमना है। सबसे पहले क्या होता है, बीट, ये आपको पता था। बीट के बाद क्या आता है, बाइट, बाइट, बाइक में बैठ के आप कहाँ गए, फील्ड में गए, क्या
रिकॉर्ड या फिर रिपोर्ट रखने के लिए तो रिकॉर्ड याद रख लो, क्योंकि आपके ऑप्शन में रिकॉर्ड दिया हुआ है, तो रिकॉर्ड रखे। रिकॉर्ड को किस में रखे? फाइल में, और फाइल से आकर क्या बनाए? डेटाबेस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी देखो, इसी हायरार्की को ये बताता है कि बीट आता है, फिर बाइट आता है, फिर फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। तो इसको याद रख लेना, एज इट इज से बहुत ही काम आने वाला है। इसके बीच में से किसी भी 3-4 पदों को निकाल कर आपको पूछा जा सकता है। तो मैंने पूरा जो चीज़ था उसको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, इसमें क्या बोला गया कि विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने या रन करने को क्या कहते हैं? तो कोई भी चीज़ हम जब यूज़ करते हैं कंप्यूटर में तो क्या कर रहे होते हैं? हम लोग रन करते हैं, रन एप्लीकेशंस को। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूटिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी कॉपिंग और मल्टी पेस्टिंग। तो हम लोग किसी भी चीज़ को रन कर रहे हैं, रन कर रहे हैं मतलब उसमें क्या कर रहे होंगे? टास्क कर रहे होंगे, टास्क कर रहे होंगे। तो एक से अधिक में करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीटास्किंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग कहलाता है। बूटिंग क्या होता है? तो बता देता हूँ, बूटिंग 2 प्रकार के होते हैं। बूटिंग मतलब ये समझ लो कंप्यूटर को ऑन करना। अब आप 2 प्रकार से ऑन कर सकते हो। एक ही स्थिति कब? जब आपने सबसे शुरुआत से चालू किया, प्लग लगाए, बटन ऑन किए और आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा है, या फिर लैपटॉप है तो स्विच बटन को आपने ऑन किया, पावर बटन को ऑन किया, अब आपका लैपटॉप ऑन हो गया। अब कभी कभी हमें ये होता है कि कंप्यूटर स्लो वर्क करने लगता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट क्या कहलाया जाएगा? आपका वार्म बूटिंग। तो ये कितने प्रकार का हो जाएगा? एक कोल्ड बूटिंग, जो कि आप शुरुआत में सबसे शुरुआत करते हैं, वो कोल्ड बूटिंग। और जब आप कंप्यूटर आपका ऑन है और उसको रीस्टार्ट मारो तो आपका वार्म बूटिंग के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। मल्टी कॉपिंग क्या हो गया? एक से ज्यादा कॉपी करना। और मल्टी पेस्टिंग क्या हो गया? एक ही चीज को बार बार पेस्ट करना, मल्टी पेस्टिंग कहलाएगा। क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन भी? ठीक है। इसी प्रकार की क्वेश्चन आपको व्यापम में देखने मिलेंगे। ठीक है, इससे बाहर मैं बोल सकता हूँ कंप्यूटर के लिए, तो बोल सकता हूँ आप लोगों को कि ये जो 100 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको, चार पार्ट में लेकर आऊंगा 25-25 क्वेश्चंस के, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहने वाले हैं। और इससे बाहर लगभग 90% चांस है कि यहीं से क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन हूबहू तो नहीं रहेंगे, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, वहाँ उस चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है और वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो निम्न में से क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन को ना पहले ध्यान रख लेना। सत्य नहीं है बोला तो नहीं में क्या कर लेना? अंडरलाइन कर लेना। नहीं में अंडरलाइन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, कंपाइलर के बारे में पूछा है, 4 ऑप्शन दिखे, पहले ही ऑप्शन सही लगता है तो हम सही मार के आगे बढ़ जाते हैं। ये नहीं देखते कि नहीं पूछा है, सही चीज सत्य नहीं है पूछा तो हम सत्य पे ऑप्शन को टिक मारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो सत्य नहीं है खोजना, सत्य नहीं है मतलब कौन सा गलत है। तो ऐसी चीज़ों को आप अंडरलाइन करना, क्योंकि व्यापम के एग्जाम क्या होते हैं? पेन और पेपर वाले होते हैं, तो वहाँ पर आप अपने पेपर में कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम है तो दिक्कतें आती हैं। अब कंपाइलर के बारे में पूछा है, कंपाइलर होता क्या, ये आपको पता होना चाहिए। कंपाइलर क्या होता है? तो कंपाइलर जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कंपाइलर का, असेंबलर का, और एक होता है इंटरप्रेटर का। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। असेंबलर तो असेंबली लैंग्वेज को करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को करते हैं। अब इसमें कंपाइलर के बारे में पूछा गया है। अब कंपाइलर क्या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मैंने बता दिया। तो पहला ही ऑप्शन क्या पूछा है? उच्च स्तरीय भाषा के इंस्ट्रक्शन का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, तो मैंने बता दिया। तो आपको पता चल गया कि हाँ ये चीज़ तो सही है, लेकिन आंसर है क्या? ये नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? सत्य नहीं है मतलब गलत कौन सा है? तो ये तो सही है भाई, ये नहीं हो सकता आंसर। सारे सोर्स प्रोग्राम का मशीन की भाषा के प्रोग्राम में अनुवाद करता है, यहाँ पर में है, ये में अनुवाद करता है, तो हाँ सही है। जितने भी सोर्स प्रोग्राम मतलब क्या? जो भी हम जहाँ से भी इनपुट देते हैं वो सोर्स प्रोग्राम हो गए, वहाँ का मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर क्या है? केवल और केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 1 और 0 को, तो उसमें वो कन्वर्ट करता है। तो ये भी सही हो गया, मशीनी भाषा में प्रोग्राम को अनुवाद करता है। तीसरा है यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। तो ये एग्जीक्यूशन नहीं करता है। क्या ये एग्जीक्यूशन करता है? नहीं। एग्जीक्यूशन करने का काम किसका है? सीपीयू का है, वो प्रोसेस करेगा। ये तो केवल और केवल ट्रांसलेट करेगा। फिर यह अनुवाद का प्रोग्राम है। हाँ ठीक है, यह अनुवाद का ही प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि इसे अनुवाद करने के लिए बनाया गया है, हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल और मशीन लैंग्वेज। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ये एग्जीक्यूशन में शामिल है। तो ये गलत आंसर है और गलत ही पूछा था, तो ये आपका आंसर होगा। आई होप ये क्लियर हुआ हो। फिर देखते हैं 9वां क्वेश्चन। इनमें से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? DBMS इस तरीके से लिखूं तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको शायद थोड़ा बहुत ध्यान में आए। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
क्या, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, इनमें से कौन सा बोला जा रहा है? तो एक ओरेकल देखो, साइप्रेस देखो, कोबोल देखो और एसक्यूएल सर्वर देखो। तो मुझे बाकी के बारे में पता नहीं, कोबोल के बारे में पता था कि कोबोल तो नहीं है। कोबोल मेरा क्या है? ये एक प्रकार का लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कोबोल का। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? ये एक प्रकार का लैंग्वेज होता है, इसका ध्यान में रखना। तो ये जब लैंग्वेज है तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो हो नहीं सकता, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? कोबोल हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस प्रकार से आप एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। 10वां देखते हैं, इनमें से किसको एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बीटों की आवश्यकता होती है? मतलब कोई भी एक कैरेक्टर ले लो, कुछ भी नाम, मेरा मान के चलो मेरा नाम लिखा होगा आकाश, या फिर और कुछ लिखा होगा। तो एक कैरेक्टर ले लो, या फिर कैरेक्टर के रूप में डिनोट करना चाहते हो तो इस प्रकार का सिंबल को ले लो। इसको 7 बीटों की सहायता से कौन डिनोट करता है? तो आपका ऑप्शन देख लो, आस्की, BCD, AB, क्या EB, CDIC और ग्रे। ठीक है, ठीक है। तो इन सभी में क्या है, कौन सा आपको 7 बीटों वाला है? तो सबसे फेमस आस्की कोड जो है ना, ये 7 बीटों वाला होता है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा, कि सर ये तो 8 बीटों वाला भी होता है। जी, अभी के ज़माने में जो अब आस्की कोड यूज़ किए जाते हैं वो सब क्या है, 8 बिट्स वाले हो गए हैं। लेकिन बेसिकली ये जब बना था तो कितने बिट वाला था? 7 बिट वाला था। ये 7 बिट में किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करता था। तो आस्की कोड क्या है? 7 बिट वाला है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है? कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बिटों की आवश्यकता होती है। तो कौन लाता है? आस्की कोड देता है। BCD क्या है? तो बाइनरी कोडेड डेसिमल। आस्की का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, वैसे ही BCD का फुल फॉर्म क्या है? तो बाइनरी कोडेड डेसिमल। वैसे ही इसका देख लेंगे आप लोग। और एक ग्रे है, ग्रे भी एक प्रकार का कोड होता है, और ये भी एक प्रकार का कोड होता है। तो ये दोनों तो 8 बिट कोड हो जाते हैं। जो BCD होता है वो आपका 4 बिट कोड होता है। तो इसको ध्यान में रखना। आस्की 7 और 8 दोनों आता है, स्पेसिफिकली ये 7 के लिए बनाया गया था, इतना आपको ध्यान में रखना। फिर क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 11। इसको देखते हैं। इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर निम्न में से किसका प्रयोग करता है? तो ब्राउजर देखो, ब्राउजर मतलब क्या? जो भी हम लोग वेबसाइट यूज करने के लिए जिसका भी यूज करते हो, क्या है? ब्राउजर है। जैसे कि क्रोम एक ब्राउजर है, गूगल क्रोम, ये तो क्या है? एक ब्राउजर है। और गूगल क्या है? वेबसाइट है। जैसे याहू हो गया, वो क्या है? एक ब्राउजर है। ठीक है, तो इन सभी को देखना। तो ब्राउजर जो है, अब वहां पर इंटरनेट का यूज करने के लिए वो किसी ना किसी एक प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा, एक रिसोर्स को फॉलो करेगा, या उसके द्वारा वो कनेक्ट होगा। तो क्या है? लिंकर है क्या? प्रोटोकॉल है क्या? केबल है क्या? URL है क्या? तो अगर आप लोगों को URL का फुल फॉर्म पता होगा ना, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते थे। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और यहाँ पर रिसोर्स की बात की गई है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। केबल क्यों नहीं होगा? केबल तो यार केवल और केवल कनेक्टिविटी इधर से उधर देने के लिए है। प्रोटोकॉल क्या होता है? ये प्रोटोकॉल यहाँ फॉलो नहीं होता। ये आपका IP एड्रेस, जब आप किसी उपकरण को यूज करोगे, किसी मशीन को यूज करोगे जो इंटरनेट से कनेक्ट होने वाला है, तो उसका IP एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल है, वहाँ IP एड्रेस में IP का फुल फॉर्म ही होता है जो इसको, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। लिंकर क्या है? ये एक लिंक टाइप का ही होता है। जस्ट यहाँ पर रिसोर्स लोकेशन की बात की गई थी, तो यो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा देखा जाता है। अगर आप लोगों को याद दिला दूं, तो आप लोग कभी भी किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर जब सर्च कुछ हुआ रहता है, आप लिखे रहते हैं, और जब उसको दोबारा क्लिक करते हैं ऐसे, तो जैसे मान कर चलो यहाँ सर्च होने वाला है, दोबारा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है XYZ जो भी है, जब यहाँ पर डॉट फिर से क्लिक करते हो ना आप, तो यहाँ पर सामने में इस प्रकार से HTTP करके कुछ आ जाता है। तो वो जो पूरा पूरा दिखाता है आपको नीले कलर के लाइन में, वही क्या होता है? आपका URL होता है। ठीक, तो ब्राउजर निम्न में से किसका प्रयोग करता है? इंटरनेट से कनेक्शन के लिए URL का प्रयोग करते हैं। अब 12वां, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? ठीक है, कंप्यूटर के आंकड़ों की त्रुटियां, अब कंप्यूटर में भी तो कुछ ना कुछ त्रुटि होती होगी। तो कंप्यूटर की त्रुटियों को पकड़ने वाला कौन है? चिप है, बाइट है, बग है, बिट है। तो ऑप्शन देख लो, चिप है, बाइट है, बग है, बिट है। तो बिट क्या होता है? मैंने तो बता दिया, 0 और 1 ही बाइनरी डिजिट, यही बिट में आ जाते हैं। चिप क्या होता है? एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हैं हम लोग। बाइट क्या होता है? बिट का बड़ा रूप बाइट हो जाता है। बग, ये जो बग आपका आंसर है, ऑप्शन है, यही आपका आंसर होगा। बग फिक्सिंग करके
कभी भी आपके मोबाइल का अपडेट आता है तो आप लोगों ने देखा होगा क्या, बग फिक्सेस, कभी आप उसको ओपन करके देखेंगे तो बग फिक्सेस या बग फिक्सिंग इस प्रकार के वर्ड्स लिखे होते हैं। वो क्यों है? बग क्या होता है? तो जो छोटी मोटी त्रुटि रह गई थी आपके मोबाइल में उसको अपडेट कर दिया गया है, मतलब उनको सुधार कर दिया गया, और उनको सुधार का यूज आप कब कर पाएंगे? जब अपने मोबाइल को अपडेट करेंगे। तो इन्हीं अपडेटों के माध्यम से जो कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, उनकी त्रुटियों को सुधारा जाता है, और वो त्रुटियां जो होती है उसको क्या बोला जाता है? बग बोला जाता है। क्लियर है? फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को दिए जाने वाले एड्रेस को क्या कहा जाता है? जो भी नेटवर्क हैं, अब उन नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर हैं उनको कौन से प्रकार का एड्रेस दिया जाता है? तो अभी जिसके बारे में बात कर था कि जो भी कंप्यूटर या जो भी मशीन जो नेट का यूज़ करना चाहती है किया जाता है जिसमें यूज़, जैसे मोबाइल हो गया हमारा, कंप्यूटर हो गया, या फिर टीवी में भी आजकल नेट कनेक्टिविटी वाली आती है। तो वो सारी चीज़ जो नेटवर्क से जुड़ेंगे वो हमारे उसके लिए एक एड्रेस दिया जाता है, जो निर्माता कंपनी होती है उनके द्वारा एक एड्रेस डाला जाता है और उसका नंबर भी दिया जाता है। वो क्या कहलाता है? आईपी एड्रेस कहलाता है। इसी आईपी एड्रेस के बारे में मैं अभी आप लोगों को समझा रहा था। कोई प्रोटोकॉल है इसी, अब ये आईपी के जब फुल फॉर्म में आप जाएंगे, आईपी एड्रेस समझ गए कि किस एड्रेस को फॉलो करते हैं, तो आईपी एड्रेस को। अब ये आईपी एड्रेस क्या होता है? तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म आप देखोगे आईपी, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, आई स्टैंड फॉर इंटरनेट एंड पी स्टैंड फॉर प्रोटोकॉल। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करता है कोई भी जो मशीन है या फिर हमारे उपकरण है। किस लिए? नेटवर्क कनेक्टिविटी लेने के लिए, इंटरनेट से जुड़ने के लिए। तो ये आईपी एड्रेस आपका सही आंसर होगा। फिर सिस्टम एड्रेस की बात की जाए तो सिस्टम अपने सिस्टम का अलग अलग जो नंबरिंग होता है वो होता है। प्रोसेस मतलब डाटा को परिवर्तित करना, इनपुट को आउटपुट में, प्रोसेस कहला जाएगा। और SYSID ये पता नहीं क्या है, छोड़ो इसको, कभी ऑप्शन में कुछ भी डाला जाता है। फिर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वेबसाइट खालिस्तान का कलेक्शन होता है। तो अभी मैंने गूगल क्रोम के बारे में आपको बताया था। गूगल क्रोम में बहुत सारे छोटे छोटे आपको क्या मिलते हैं? अलग अलग वेब पेजेस मिलते हैं। जैसे व्यापम का वेबसाइट का, तो व्यापम का पेज मिलेगा आपको। जैसे क्रिकबज का मिल जाएगा आपको, अगर क्रिकेट लाइव का मिल जाएगा, क्रिकेट देखते हो तो, या फिर और किसी वेबसाइट को फॉलो कर रहे तो उसका मिल जाता है। तो अलग अलग पेजेस को लगता है, अलग अलग वेब पेजेस को कलेक्ट करके रखता है कौन? वेबसाइट। तो यहाँ पर ग्राफिक्स आंसर होगा क्या? नहीं। प्रोग्राम्स होगा क्या? नहीं। एल्गोरिथम होगा क्या? नहीं। वेब पेजेस आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा। तो वेबसाइट का अगर डेफिनेशन भी आप देखो तो क्या होता है? ग्रुप ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट्स। यही होता है बेसिकली, अगर जाओ तो कहना चाहो तो ये हो गया, वेब पेजेस को कलेक्ट करके रखता है। फिर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 15। और इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि किसी भी एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिकली आपको 3 चीज़ों को फॉलो करना होगा। अगर आप सभी ने सुमन मैम के बारे में उनके इंटरव्यू को सुना होगा तो उन्होंने भी अपने सक्सेस के 3 जो रूल बताए वो क्या थे? सबसे पहले तो आप पढ़ो, पढ़ाई तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, तो स्टडी। फिर बोल सकते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव्स करने हैं आप लोगों को। और तीसरी चीज़ क्या करने के लिए कहा उन्होंने? टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो पढ़ाया तो हमारे द्वारा जा रहा है, यहाँ पर हम लोग पढ़ा ही रहे हैं आप लोगों को, और जिन्होंने कोर्स ले रखा है वो लोग पढ़ ही रहे हैं। नहीं है तो भी जो भी चीज़ें आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है वो सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, स्टडी तो कर ही रहे हैं। दूसरा चीज़ क्या? ऑब्जेक्टिव, जो अभी मैं आप सभी के पास लेकर आया हूँ, और ऑब्जेक्टिव आप सभी को करा रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट का हो, हर सब्जेक्ट के अभी धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव आप सभी को मिलेंगे। और तीसरा क्या था? टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज को आप कहाँ पर जाकर दिला सकते हैं? तो हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस के ऐप पर जाइए, और जो सहकारिता विभाग से संबंधित जितने भी टेस्ट हैं वो आप परचेस करके दिला सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस पर रखा गया। जब तक आप ये टेस्ट सीरीज अप्लाई नहीं करेंगे, हो सकता है कि आप थोड़े मार्क्स से जरूर रह जाएं, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहता है। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी रह गई है, आप किस पोर्शन में पीछे रह जा रहे हैं, यहाँ कहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। उस टेस्ट सीरीज को दिलाने के बाद ये होगा कि जहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो रही है, जहाँ पर भी आप फंस रहे हैं, वो आप फिर से पढ़ें और अपने आप को अच्छा कर सके। तो टेस्ट सीरीज दिलाइएगा। ये हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस में अवेलेबल है, ऐप पर जाकर इसको परचेस कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ईमेल सेवा के संबंध में पॉप का क्या अर्थ है? पॉप क्या होता है? पॉपअप एक विंडो ओपन होता है। जनरली आप कभी भी नेट यूज करते हैं तो एक पॉपअप विंडो ओपन होता है, तो उसी तरीके का एक पॉप होता है। उसका अर्थ क्या है देख लेते हैं। तो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पॉपुलर ऑफिस प्रोटोकॉल या पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल। तो इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल देखना, पोस्ट ऑफिस से क्या आता है हम लोग के पास? चिट्ठी आती है। तो ये इसी फॉर्मेट में, इस तरीके से फॉर्मेट में कभी कभी आपके
मोबाइल स्क्रीन पर या फिर कंप्यूटर पर साइड में ओपन होती है, इसलिए इसको पॉपअप विंडो कहा जाता है। अब ये पॉपअप का मैंने फुल फॉर्म आप लोगों को बताया। अब ये पॉपअप किस काम आता है ये भी समझ लीजिए, कभी पूछ सकता है। तो ईमेल को जब भी हम लोग ओपन करते हैं या ईमेल को हम लोग प्राप्त करते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, यही पॉपअप जरूरी होता है। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आपको ईमेल प्रदान करने के लिए जरूरी होता है या प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें लिखा गया है पेज प्रीव्यू मोड में, प्रीव्यू मोड में क्या होता है इसको देखना। तो पेज प्रीव्यू आप लोगों को पता होगा क्या होता है, ठीक है, ऑप्शन से आप लोग समझ जाएंगे, उससे पहले मैं बता देता हूँ। तो पेज प्रीव्यू क्या होता है, जब भी हम लोग किसी चीज को प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं या फिर उसको किसी भी चीज में कन्वर्ट करने से पहले, जैसे मेरे पास कोई MS वर्ड का डॉक्यूमेंट था, अब मैं इसको PDF में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं प्रीव्यू मोड, जो पेज प्रीव्यू मोड है, उसका यूज करके PDF बनाने पर मेरा जो डॉक्यूमेंट हो किस प्रकार से दिखेगा उसको देखने के लिए यूज कर सकता हूँ। अगर मैं किसी चीज को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो प्रिंट करवाने से पहले पेज प्रीव्यू मोड में जाकर देख सकता हूँ कि प्रिंट कराने के बाद मेरा डॉक्यूमेंट किस प्रकार का दिखेगा। तो ये किसी भी चीज को अंतिम रूप प्राप्त करने से पहले देखने के लिए यूज किया जाता है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज को देख सकते हैं, आप करंटली जिस पर काम करते हैं उसी पेज को देख सकते हैं, आप केवल वही पेज देख सकते हैं जिसमें ग्राफिक्स नहीं होते हैं, आप केवल अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज देख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, आप जिस भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं या फिर उसको अगर PDF के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो जिस फॉर्मेट में दिखता है वही क्या कहलाता है, प्रीव्यू मोड। और उसमें क्या एक पेज दिखाई देता है कि नहीं, जितने भी पेज को आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो सभी दिखाई देते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज को देख सकते हैं। ठीक, क्लियर है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता मतलब यूजर समझ लो, किस मेनू को सेलेक्ट करेगा। अब डॉक्यूमेंट वर्ड अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया हो, वर्ड चलाया हो अपने स्कूल के दौरान में, तो आसानी से आप ऑप्शन में आंसर मार सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, टूल्स, फाइल, व्यू, विंडो। तो विंडो क्या होता है, विंडो तो सामने वाला फ्रंट वाला होता है, तो ऑप्शन हो नहीं सकता था। व्यू में होता है क्या, हम अब किसी भी चीज को देखने के लिए यूज करते हैं, तो प्रिंट कहाँ से हो, व्यू से नहीं हो सकता। बचा एक तो टूल्स और फाइल, इसी दोनों में आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो हमेशा याद रखना, टूल्स में ना आप लोग उन चीजों का यूज करेंगे जो आपके एक डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक। और फाइल में क्या है, उस डॉक्यूमेंट को एक्चुअल में प्राप्त करने के लिए। तो एक्चुअल में प्राप्त कैसे करोगे, डॉक्यूमेंट बनाकर ही करोगे। तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग फाइल में जाते हैं, फाइल में जाएंगे, फाइल में ओपन करेंगे। जब आप सबसे लेफ्ट साइड में आपके फर्स्ट में फाइल होता है, फाइल में जाने के बाद वहाँ पर अलग अलग आपको ऑप्शन मिलते हैं, एक्सपोर्ट करने के मिलते हैं, PDF में कन्वर्ट करने के मिलते हैं, या फिर वर्ड टू एक्सेल, एक्सेल टू पावर पॉइंट, इस तरीके की चीज़ों में कन्वर्ट करने के लिए मिलता है। तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फाइल का यूज़ किया जाता है। फाइल आपका जो मेनू बार में दिया रहता है उसका यूज़ करते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ से व्यापम के द्वारा हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आना तय है। एंटीवायरस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आपको तय है कि देखने को मिलेगा। तो ये 5-6 चैप्टर तो आप पढ़ के ही जाइएगा। और MS वर्ड में भी मुख्यतः जो उसके फंक्शंस हैं और शॉर्टकट की है उनको आप कवर कर लेंगे तो ये समझ लिएगा आपका 50% पोर्शन ऐसे ही कवर हो गया। अब देखते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन है ओरेकल, लिनक्स, डॉस, और एक ऑप्शन छूट गया, नीचे देख लेते हैं, विंडोज। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन चारों में कौन सा नहीं है आप लोग देखो। तो विंडोज तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बेसिकली सभी इसका यूज करते हैं। विंडोज से पहले जो था वो क्या था, डॉस था। और लिनक्स भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओरेकल ये नहीं है। ओरेकल क्या है, DBMS में हम लोगों ने पढ़ा था, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब इससे पहले कुछ क्वेश्चन हमने शुरू में किए तो DBMS कहलाता था ओरेकल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। ओ सॉरी, कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन से गणित पर आधारित है। यहाँ पर लिखना छूट गया है, कभी कभी ये इंपोर्ट करने से इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। तो आधारित है, तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन से गणित पर आधारित है। कौन से गणित पर आधारित है तो देख लेते हैं। रेखा गणित है, बीज गणित है, अंक गणित है, या बुलियन बीज गणित है। रेखा गणित आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th 9th में, बीज गणित भी उसी टाइम में पढ़ा होगा, अंक गणित अभी तक पढ़ते आ रहे होगे अगर आप लोगों को
आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे तो अंकगणित पढ़ते ही हैं। ये है बुलियन बीजगणित। तो बुलियन बीजगणित पर ही बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड होता है। ये 0 और 1, जो बुलियन बीजगणित है वो केवल 0 और 1 पर ही ऑपरेट होता है, या फिर उसी का ही कैलकुलेशन आपको बताता है। तो बुलियन बीजगणित पर कौन ऑपरेट होता है? कंप्यूटर होता है। या फिर कंप्यूटर किस पर आधारित है? तो बुलियन बीजगणित पर आधारित है, इसका ध्यान रखना। और बुलियन बीजगणित के अंतर्गत अंक कितने हैं? 2, 0 और 1, इसका ध्यान रखना आप लोगों को। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत को अलग करना है। असंगत मतलब चारों में से कौन सा अलग है? तो यूनिक्स, जेनिक्स, एमएस डॉस और विंडोज, ये चारों आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिख रहे हैं। चारों के चारों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जिनको पता नहीं होगा वो हो सकता था जेनिक्स में ऑप्शन लगा दे, आंसर लगा दे, क्योंकि उन्होंने यूनिक्स के बारे में, एमएस डॉस के बारे में और विंडोज के बारे में पढ़ा था कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। बट मैं बताना चाहूंगा कि जो जेनिक्स है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इन चारों में कौन सा अलग है इसको आपको बताना है। तो देखो, इन चारों में जो अलग है वो है आपका एमएस डॉस। एमएस डॉस किस प्रकार से अलग है? क्योंकि ये सिंगल यूजर है, केवल एक टाइम पर एक ही टास्क आप कर सकते हैं, एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी में क्या है? मल्टीटास्क हो सकता है। ये सिंगल टास्क है, यहाँ पर क्या है? मल्टीटास्किंग हो सकता है तीनों में। तो बाकी तीनों क्या है? मल्टीटास्किंग क्या बोलना चाहिए कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपके सिंगल टास्किंग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होने के कारण आपका एमएस डॉस यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से मेरा सवाल रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी तक मैंने 2 सवाल पूछे, ये मैं तीसरा पूछ रहा हूँ कि एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या है। एमएस डॉस का फुल फॉर्म कभी कभी पूछने को देखने को मिला है क्वेश्चंस में। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते रहेंगे आप सभी के लिए। तो अपनी तैयारी को और भी अच्छा बूस्ट देने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। उस तेज गति मेमोरी का नाम बताइए जो मुख्य मेमोरी से अस्थायी तौर पर प्रोग्राम का एक भाग संग्रहित करता है। अस्थायी तौर पर मतलब टेम्पररी रूप से किसी प्रोग्राम के एक पार्ट को स्टोर करके रखता है। तो कौन सा है? मेन मेमोरी से जो अटैच्ड रहेगा और अस्थायी तौर पर टेम्पररी रूप से कलेक्ट करके रखेगा कुछ डाटा को। और क्या बोला है? तेज गति का मतलब फास्ट। सबसे फास्ट कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, बबल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और कैश मेमोरी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये कैश मेमोरी जो होता है ना, ये सबसे तेज होता है, कैश मेमोरी। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसके अनुसार से हम कैश मेमोरी को आंसर लेंगे। बट मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक और मेमोरी होता है जिसका नाम है रजिस्टर, जो कि कैश मेमोरी से भी फास्ट होती है। अब व्यापम के एग्जाम में थोड़ा डाउटफुल रहा है, एक बार रजिस्टर को आंसर लिया गया है और एक बार कैश मेमोरी को लिया गया है। लेकिन बेसिकली अब जब कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं तो ये बोला जाता है कि जिस मेमोरी की स्टोरेज क्षमता, कैपेसिटी सबसे कम होती है, उसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है। तो ये रजिस्टर है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम होता है। उसके बाद कैच का होता है, उसके बाद रैम का होता है, फिर रोम का होता है। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले हायरार्की में बारे में डेटा हायरार्की के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से आपको स्टोरेज की स्पीड के बारे में कभी पूछा जाए कि कौन सा सबसे ज़्यादा तेज है, उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में जमाइए, तो रजिस्टर को याद रखना, ये सबसे ज़्यादा तेज होता है। उसके बाद कैच मेमोरी होता है, उसके बाद रैम होता है, फिर रोम होता है। ठीक है, रजिस्टर, कैच, रैम, फिर रोम, फिर उसके बाद बाकी जो सेकेंडरी मेमोरीज हैं वो, और उनके अनुसार आप जमा लीजिएगा कि जिसका स्टोरेज क्षमता ज़्यादा वो उसकी गति सबसे कम होगी। तो इसका आपको ध्यान में रखना। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर रजिस्टर नहीं था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो इस प्रकार के कन्वर्जन के भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं व्यापम के एग्जाम में। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि 1 बीट, ठीक है, ये बीट में लिख लेता हूं, बीट। अब ये जो बीट है, इसी प्रकार के 4 बिट जब हम जोड़ते हैं तो मिलकर क्या बन जाता है? 4 बिट निबल में आ जाता है। निबल मैं डिनोट कर रहा हूं बस एन से। तो 4 बिट को हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? निबल। इसी प्रकार के अगर 8 बिट जोड़े जाए, 8 बिट जोड़े जाए, या फिर उसको मैं 2 निबल बोल दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आपके बाइट के बराबर हो जाता है, बाइट के बराबर। तो हमने अभी पढ़ा भी था, बीट आता है, फिर क्या आता है? बाइट आता है। बाइट के बाद क्या आता है? आपका किलो बाइट आता है, केबी, 1 केबी बोल सकते हैं। तो इस 1 केबी में कितना रहता है? 1024 बाइट्स होते हैं आपके। फिर केबी के बाद क्या आता है? एमबी आता है। एमबी क्या होता है? मेगाबाइट। इस मेगाबाइट में क्या होंगे? 1024 केबी।
1024 KB। क्यों? MB के नीचे KB आएगा ना, डायरेक्ट आप बाइट नहीं जा सकते, तो MB के नीचे क्या KB। अब KB के बाद क्या आएगा? बाइट। लेकिन हमने तो अभी सर पढ़ा कि 1 KB में कितने होते हैं? 1024 बाइट। तो 1 MB में कितने हो जाएंगे? सबसे पहले तो ये 1024 KB मैंने बताया, और 1 KB के अंदर 1024 बाइट बताया, तो ये इतने बाइट के बराबर होगा। कौन सा? आपका 1 MB। और सवाल में 1 मेगाबाइट के बारे में पूछा है। 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB। अब 1 MB आप देख लो, तो सबसे पहले तो देख लो कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 है, तो ये नहीं ना कि आप 8 वाले अंक खोजो। मल्टीप्लिकेशन में ये होता है जब भी सामने 1 हो तो 1 कम लिया जाता है। तो देखो 4 और ये 4 है तो 3, 4 और 3 7, टोटल 8 है, तो 1 कम कर लेना, 8 7। तो 7 आपके डिजिट के यहाँ पर अंक दिखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं ये राउंड फिगर में पूछा रहता, लगभग में पूछा रहता, तो मेरा आंसर क्या होता? ये वाला। ठीक है, इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6, ये नहीं होगा, 7 वाला ये आंसर होता है अगर राउंड फिगर में या लगभग में पूछा रहता। लेकिन मेरे को एग्जैक्ट इधर और आंकड़े दिए गए हैं, तो मैं पीछे से ना आखिरी के अंकों को गुना कर लेना। यहाँ पर मैथ्स का आपका एक रूल काम आ जाता है जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो 4 इंटू 4 क्या होता है? 16। जब भी गुना करूंगा 4 और 4 का, सबसे पहले तो यही गुना होगा, तो 6। तो आखिरी में 6 किसके? इसके। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बेसिकली आप घर में कैलकुलेटर यूज करके देख लीजिएगा, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो मैंने बताया, उसको ध्यान में रखना। पहले बीट आता है, फिर बाइट आता है, इसके बाद क्या? KB, MB, ठीक है, फिर TB, फिर PB, इसी प्रकार से ये आगे चलता रहता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, NEFT और RTGS क्या है? तो NEFT और RTGS सहकारिता विभाग से संबंधित इससे क्वेश्चंस भी आएंगे आपके, क्योंकि ये बैंकिंग शब्दावली में आप इसका यूज करेंगे। बैंकिंग शब्दावली एक आपका टॉपिक है, उसमें बैंकिंग टर्मिनोलॉजी इंग्लिश वालों के लिए। तो NEFT का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, आप वहीं पढ़ लीजिएगा। नहीं बताता, हर चीज़ बता दूंगा तो आप लोग अपने से क्या पढ़ेंगे, तो इसको छोड़ो, ये नहीं बताता फुल फॉर्म, ठीक है। इसके वीडियोस अभी अवेलेबल हो जाएंगे आप लोग को। NEFT और RTGS क्या है उससे संबंधित आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी चलते हैं हम लोग। तो NEFT और RTGS क्या है? तो एक प्रकार का ये फंड ट्रांसफर मेथड होता है। क्या होता है? फंड ट्रांसफर मेथड। अब फंड ट्रांसफर मेथड होता है तो किस प्रकार का होता है, इसी को देख लेते हैं। तो चेक ट्रांजेक्शन प्रोसेस है क्या? नहीं, चेक ट्रांजेक्शन में तो केवल चेक की ही जरूरत पड़ती है। बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड है, हाँ, बैंक से बैंक में ही जाता है NEFT और RTGS के थ्रू। यहाँ पर कैश का कोई भी रोल नहीं रहता। अगर आप किसी भी अमाउंट को डालते हैं, एक बैंक को देते हैं कि इतना अमाउंट दूसरे पर्सन को देना है, तो वो केवल और केवल उसके बैंक अकाउंट में ही जाता है। तो ये बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। बैंक के भीतर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद, ये नहीं है। अब आंसर मैंने बता दिया, तो दोनों नहीं होंगे। विभिन्न डिपॉजिट उत्पाद, ये नहीं है। डिपॉजिट नहीं है भैया, ये बैंक में ट्रांसफर करने वाले मेथड है। तो क्या बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड का है? कौन? NEFT और RTGS। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? तो वायरस नहीं है बोला है, मैंने बोला था अंडरलाइन कर लेना। तो वायरस नहीं है, तो देख लो वायरस कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? मेलिसा A, ट्रोजन हॉर्स, लो गेट और नॉर्टन। तो मुझे पता है कि ये जो नॉर्टन है वो एक एंटीवायरस है। नॉर्टन क्या होता है? एक एंटीवायरस होता है। मैंने बोला आप लोगों को कि वायरस एंटीवायरस से एक क्वेश्चन पूछना तय है। तो नॉर्टन एक क्या होता है? एंटीवायरस। और पूछा क्या था? वायरस नहीं है। जो एंटीवायरस है वायरस वही नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्टन। अब ये मेलिसा A जो है, ट्रोजन हॉर्स है और लो गेट है, ये सारे के सारे आपके क्या है? कंप्यूटर के एक वायरस होते हैं। और वायरस क्या होता है? तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, इसका ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है एक विशेष प्रकार का। फिर आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है? तो फॉर प्रॉफिट बिजनेस क्या? फॉर प्रॉफिट मतलब लाभ कमाने के लिए जो भी बिजनेस का यूज किया जाता है, उसमें किस प्रकार के डोमेन का प्रयोग किया जाता है? वैसे तो अलग अलग प्रकार के डोमेन होते हैं, लेकिन बेसिकली ये लोग किस प्रकार का करते हैं, जैसे कि हम लोग भी अपना जब मेल ID बनाते थे, हम लोग भी एक डोमेन का यूज करते हैं, वो क्या रहता है? .com। और इसी .com का यूज कौन करता है? ये प्रॉफिट बिजनेस वाले भी करते हैं। तो ये आपका आंसर है। .education कौन करेगा? जो भी एजुकेशन के फील्ड में रहते हैं, वो जैसे कि स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, वो .education का यूज करते हैं। .mil हो गया और एक .net हो गया, ठीक है। नेटवर्क से रिलेटेड जो रहते हैं वो लोग उस नेटवर्क वाले का यूज करते हैं। MIL के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? .com। तो बिजनेस प्रॉफिट के लिए जो भी बिजनेस चलाते हैं वो क्या है? .com। एजुकेशन के लिए EDU, जैसे गवर्नमेंट का रहता है तो .gov रहता है, GOV रहता है। उसी प्रकार से नेटवर्क से रिलेटेड जो भी रहते हैं वो लोग, और मिल के बारे में मुझे पता नहीं है।
ठीक है, तो आपका आंसर .com होगा, जो हमें जानकारी लेना था वो हमें मिल गया। तो हमारे 25 क्वेश्चन ये यहीं पर समाप्त होते हैं। ये हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे। इसी प्रकार के मैं आगे भी लाऊंगा। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए नए रहे हों, और इसी प्रकार के मेरा प्रयास रहेगा कि नए क्वेश्चन आपके लिए लेते आऊँ, ताकि आप नए प्रकार की चीज़ों को समझे। केवल और केवल व्यापम की ही तैयारी के लिए नहीं, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट्स के जो एग्जाम होते हैं वहाँ भी कंप्यूटर का पैटर्न किस प्रकार से है, हो सकता है व्यापम उसके ट्रेंड को फॉलो कर ले, इसलिए उन प्रकार के क्वेश्चनों को भी मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, ये हमारा पहला वीडियो था। इसी प्रकार के आगे आएंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। ठीक, और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।